हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो पेपर 3 है उसका पार्ट ए, और पार्ट ए की यूनिट नंबर 1। उसी का टॉपिक है पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, यह योजना जो है ये क्या है, ये पता होना चाहिए। इसके क्या लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, ये पता होना चाहिए। इस योजना की विशेषताएं, इसके सामने चुनौतियां क्या हैं, और सुझाव क्या हो सकते हैं, समाधान क्या हम दे सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चन लगभग इससे बनेंगे। ओके, इन सब टॉपिकों को हम कवर करते हैं इसी में। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हो, और यदि आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, और नोट्स आपको चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं आप। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। ये योजना एक केंद्रीय योजना है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। 24 फरवरी 2019 को ये स्टार्ट हुई थी। प्रीलिम्स में कभी पूछा जाए कि यह योजना कब प्रारंभ हुई, तो कुछ जगहों पर 2018 लिखा है, वो गलत हो जाएगा। फरवरी 2019 को यह योजना शुरू की गई थी। भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे शुरू किया गया। और ये किस प्रकार की योजना है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत चलती है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अंतर्गत चलती है। इसमें क्या होता है कि किसान परिवारों को 3 बार 4 मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 2-2 हजार रुपए के हिसाब से ये मिलते हैं। बात आती है कि ये जो योजना है, इसके पहले ऐसी कोई योजना देश में नहीं थी। चूंकि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, मानसून का जुआ कहलाती है, उस दृष्टि से सरकार ने चूंकि हमारा देश कैसा है, वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य होने की वजह से सरकारों की यह जिम्मेदारी होती है कि वह कार्य करेंगे जिससे लोगों का कल्याण होगा, वेलफेयर होगा। तो वेलफेयर के लिए ही अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चाहे पीने का शुद्ध पानी प्रोवाइड कराएं, चाहे वो उनके लिए स्वास्थ्य या शिक्षा की व्यवस्था करें। तो किसानों के लिए भी ये ध्यान में रख करके ये योजना शुरू की गई। तो केंद्रीय योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पूरा का पूरा जो फंड है वो कौन देता है? जब केंद्रीय योजना है तो 100% राशि जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही प्रदान की जाती है। अब ये जो योजना है, अगर हम भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची देखें, तो 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट बनाई गई है। एक है संघ सूची, दूसरी कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती जिसे बोलते हैं, और तीसरी आती है जिसे कहते हैं क्या, राज्य सूची। तो ये संघ सूची का हिस्सा है एक तरीके से, यानी वो स्कीम जो केंद्र सरकार चलाती है, जिसमें पूरा का पूरा किसकी भागीदारी होती है, केंद्र सरकार की। उन्हें हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम या केंद्र सरकार की स्कीम के अंतर्गत रखेंगे। 2019 फरवरी में ये स्टार्ट हुई थी। अब इसकी नोडल एजेंसी, यानी इसमें निगरानी करना, लाभार्थी कौन है, वो सब चीजें देखने का काम किसे दिया गया है? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उसे सौंपा गया। यहाँ से प्रीलिम्स के आपके कुछ आंसर बन जाते हैं, और दूसरी तरफ जो शॉर्ट आंसर लिखने को आते हैं ना, उसमें इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब ये जो योजना है, पूछा जाए कि यह योजना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के रूप में आप कुछ पॉइंट बना सकते हो। पहला है कि छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसान है, मानसून आधारित कृषि करता है, और जिसके पास कृषि योग्य भूमि जो है बहुत कम है, तो उसे अगर ये 6,000 रुपए भी एक साल में मिलते हैं तो एक तरीके से काफी हद तक ये सपोर्ट है। तो ये सरकार कहती है कि जो छोटे और सीमांत यानी फ्रंटियर जो किसान है, उनको थोड़ा इनकम का एक बेनिफिट दे रहा है। एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है इसका, है ना। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? दूसरे उद्देश्य के रूप में आता है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन यानी कि इन फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बोलते हैं। देश हमारा विविधताओं से भरा हुआ है, एक तरफ अमीर वर्ग है तो एक तरफ गरीब है, एक तरफ मध्यम वर्ग है। तो सरकार किसी ना किसी तरीके से सबको कुछ ना कुछ लाभ देना चाहती है ना।
तो ये क्या करना चाहते हैं कि सीमांत और छोटे किसान जो हैं उनकी वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रख करके उन्हें कुछ सपोर्ट करते हैं, जिससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो कम से कम वो अपने लिए खेतों के लिए बीज खरीद सकते हैं, या मान के चलो जुताई की हुई है ट्रैक्टर का पैसा दे सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा बहुत एक वित्तीय समावेशन का एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट है, स्मॉल एग्जाम्पल कह सकते हो। अगला ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? अगला ऑब्जेक्टिव है, चूंकि अमाउंट अभी कम है लेकिन यदि यह अमाउंट बढ़ाया जाता है तो ये क्या कहलाएगा कि सतत कृषि आय को सुनिश्चित करना, टू इंश्योर कंटिन्यूअस इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम। आज 6,000 दे रहे हैं, अगर ये जैसे विकसित देशों में किसानों को बड़ी राशि दी जाती है, चाहे सब्सिडी के रूप में, डायरेक्ट कई प्रकार की स्कीमों के द्वारा दी जाती है, तो भारत विकासशील देश है तो अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वह यह सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो पीएम किसान का प्राथमिक उद्देश्य ये है कि सीमांत जो किसान है, छोटे किसान जो हैं, उनके खर्च पूरे नहीं हो पाते हैं, इनकम कम है, तो वो कर्ज लेते हैं साहूकारों से, महाजनों से, जो उन्हें कर्ज क्या होता है, महंगा मिलता है या बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक, नेक्स्ट। अब यदि हम इस योजना की विशेषताओं पर नजर डालें, फोकस करें, या आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि पीएम किसान सम्मान निधि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या उनकी विशेषताओं को समझाइए, तो नीचे के जितने भी पॉइंट अब बताएंगे वो आपको यहाँ हेल्प करेंगे। ठीक, पहला आता है व्यापक दायरा, यानी ये जो योजना है, इस योजना में विशेषता के रूप में देखें तो इसमें कुछ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इसमें जो भी छोटे किसान हैं, लगभग 12 करोड़ जो किसानों का डाटा है, उन किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। पिछली बार 11 करोड़ लोगों को ये 6,000 रुपए पहुंचाए थे। पश्चिम बंगाल के किसानों को यह राशि नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब उसको भी यह मिलना स्टार्ट हो गई है। तो इसका जो एरिया है या स्कोप है, ये काफी ब्रॉड है। दूसरी विशेषता आती है कि ये स्कीम कैसी है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डीबीटी जिसे हम बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे देखो, एक उदाहरण से मैं कोशिश करता हूं समझाने की, कि राशन की दुकानों पर क्या मिलता है, खाद्यान्न मिलता है, मान के चलो उसको गेहूं चावल व्यक्ति को दिए जाते हैं। अब ये गेहूं चावल उस व्यक्ति तक पहुंचते कैसे हैं, उसके पहले एक लंबी चेन है। पहले तो इनकी खरीदी की जाएगी, प्रोक्योरमेंट, खरीदा जाएगा, उसके बाद फिर इनको स्टोरेज करेंगे, भंडारित किया जाएगा, फिर भंडारण के बाद उनका रख रखाव, क्योंकि जिस ईयर में खरीदते हैं उस ईयर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, फिर रख रखाव के साथ अब ये अलग अलग जगहों पर भेजे जा रहे हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, है ना। और कैसे बांटेंगे, तो बीच में अलग अलग लेवल पर कई सारे क्या है, मीडिएटर हैं, बिचौलिए हैं, तो लास्ट व्यक्ति तक वह उतना पहुंच भी नहीं पाता है, लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलता है। कैसे डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ तो सीधा कैश मिल रहा है, व्यक्ति को अकाउंट खोल जो दिया गया है, आधार कार्ड से उसको वेरीफाई कर ले रहे हैं, और एक पर्टिकुलर डेट पर एक क्लिक के माध्यम से उसके खाते में ऑनलाइन पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में लेके आती है। ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी हुई है, बिचौलियों की भूमिका जो है वो पूरी की पूरी इस स्कीम के तहत समाप्त हो गई है। अगली विशेषता इसकी जो हमें दिखाई देती है कि इसके अंतर्गत कम से कम मिनिमम इनकम तो इंश्योर कर रहे हैं। अगर ये 6,000 रुपये नहीं देते एक साल का, एक व्यक्ति जिसके पास 1 एकड़ भूमि है और सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उसकी इनकम तो जीरो है। अब कम से कम उसको 6,000 रुपये तो मिलेंगे। जो उसने बीज बोने के लिए किसी से कर्ज लिया था उसकी भरपाई तो कर सकता है। तो हम न्यूनतम आय सुनिश्चित करना भी इसकी एक विशेषता मान लेंगे। नेक्स्ट, अगली विशेषता क्या होती है? अगली विशेषता होती है कि यहाँ किसान जो है उसके ऊपर कोई बॉन्डिंग नहीं है, मजबूरी नहीं है कि आप ये पैसा कहाँ खर्च करोगे। वह जैसे चाहे वैसे इस पैसे का उपयोग कर सकता है। वह चाहे कि मैं कृषि कार्यों में यूज करूँ, कर लो, उसे लगता है कि नहीं मैं इससे बच्चों की फीस भरना चाहता हूँ, वो भी कर सकता है। तो लाभार्थी जो हैं उनको प्राप्त धनराशि का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता इसमें मिली हुई है। अन्यथा कई स्कीमों का जो बेनिफिट मिलता है उसमें कंडीशंस रहती है
कि इसका उपयोग ऐसे ही करोगे, सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, वो इसमें ऐसा कोई रोक नहीं है। अगली विशेषता है कि केंद्रीय वित्त पोषण, यानी केंद्र सरकार के द्वारा ही इसमें पूरा का पूरा पैसा दिया जाता है, राज्यों के द्वारा कोई भी उसमें योगदान नहीं है। राज्यों का योगदान सिर्फ इतना है कि वो सही से आंकड़े प्रोवाइड कर दे बेनिफिशियरी के। मध्य प्रदेश में इसी को ध्यान में रखते हुए एक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी दी जाती है, उसके अंतर्गत 4,000 रुपए दिए जाते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम देखें, 6,000 रुपए तो केंद्र से मिल रहे हैं और 4,000 रुपए मध्य प्रदेश शासन से मिल रहे हैं, तो एक किसान एक साल में 10,000 रुपए प्राप्त कर रहा है। तो ये एक बड़ा सपोर्ट हो जाता है छोटे किसानों के लिए। ठीक है, राज्य की भूमिका क्या है वो भी इसमें, कि इसमें बेनिफिशियरी की पहचान करना कि कौन व्यक्ति है जो छोटा किसान, सीमांत किसान के अंतर्गत फिट होता है। ये कार्य जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक, और केंद्र इसके लिए पूरा पैसा देता है। 6-7 पॉइंट तो हो गए विशेषताओं के, इससे ज्यादा लिख भी नहीं पाओगे, मैं फिर भी आपको और बता देता हूँ। एक, आधार कंपलसरी है इसमें। आधार की अनिवार्यता है कि जो व्यक्ति भी इसका बेनिफिट लेगा उसका आधार होना आवश्यक है। इसके बाद इसमें जरूरी नहीं होता है कि किसी ऑफिस के किसी ऑफिसर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। यहाँ व्यक्ति स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है मोबाइल पर एप्लीकेशन के माध्यम से, और जो सामान्य सेवा केंद्र बने हुए हैं वहाँ पर वो अपनी डिटेल दे करके, आधार दे करके, उसके पास कितनी ज़मीन है उसके डॉक्यूमेंट दिखा करके, उसकी कॉपी दे करके वो अपना रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकता है स्कैन करके, या करवा सकता है। इसके लिए जैसे किसी को कोई परेशानी आती है, कुछ समस्या आती है, तो उसके समाधान के लिए यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर की भी स्थापना इस योजना के तहत की गई। ठीक है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। इस योजना का एनुअली क्या करते हैं, वेरिफिकेशन भी करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे लोग भी इसका बेनिफिट ले रहे हैं जो उसके लिए फिट नहीं होते इस दायरे में, तो उनका वार्षिक सत्यापन भी किया जाता है। ओके, ये पॉइंट हो गया। यानी यहाँ आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि की विशेषताएं, ऑब्जेक्टिव, पीएम सम्मान किसान निधि क्या है, वो सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब उन्होंने पूछ लिया कि बताओ इसके बेनिफिट क्या है, पीएम किसान योजना के लाभ विस्तार से लिखिए, या शॉर्ट में सिर्फ लाभों को पूछ लेते हैं तो वो भी आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा लाभ इसका यही है कि सीधे सीधे बिना किसी मीडिएटर के जो पैसा है वो किसानों के खाते में पहुंच जाता है ना। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ ट्रांसफर किए गए, 2023 में 11 करोड़ के। तो ये, इससे आप बचेंगे, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि यहाँ पर आप प्रधानमंत्री के नाम का उल्लेख ना करें। आप इस योजना के लाभ बताना चाहते हैं तो आप लिख दें पर्टिकुलर डेट को, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इतने लोगों को इतने पैसे ट्रांसफर किए गए, है ना। नाम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, प्रधानमंत्री तक चलेगा चाहे तो। और आपको लगता है कि क्यों उलझना, तो वो सेंटेंस आप पूरा भी हटा सकते हो। ठीक है, किसानों से जुड़े जितने भी रिकॉर्ड हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, और उसके साथ ही अब आसानी से ये जो फंड है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो एक प्रकार से यह योजना क्या है, कल्याणकारी स्कीम। यह योजना किसानों को नकदी उपलब्ध कराती है ना, और इसके आधुनिकीकरण, जैसे कहते हैं ना कि किसानों को भी मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेड हो, तो उसमें भी एक प्रकार से सपोर्ट पहुंचाती है। इस योजना के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कि किसान मेल है कि फीमेल है, इस धर्म का है उस धर्म का है। एक ही क्राइटेरिया रखा गया है कि उसके पास इतने से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए, सबको ये लाभ मिलते हैं, है ना। तो वो प्रमुख लाभ जो हैं उनको अब कैटेगराइज कर देते हैं, यहाँ से वो आप नोट डाउन कर सकते हो। पहला आता है बेनिफिट के रूप में कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। ये कैसे, कि पैसा सीधा किसान के खाते में जाता है तो ट्रांसपेरेंसी रहती है, पारदर्शिता बढ़ती है, कोई दूसरा बिचौलिया वो अपने खाते में तो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, मिसयूज तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ, किसानों तक 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे जो हैं वो बीच में नष्ट हो जाते हैं।
यानी कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। और यहाँ इसमें भ्रष्टाचार जैसा सिस्टम कम देखने को मिलेगा। जितना पैसा दिया जा रहा है वो पूरा पैसा पहुंचेगा अगर उस व्यक्ति का नाम है उस लिस्ट में। तो इससे क्या हुआ, दूसरा बेनिफिट इससे कि बिचौलिए जो है, मीडिएटर जो है, उनका कोई भी रोल नहीं रहेगा। उनकी सारी सभी प्रकार की भूमिका जो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दूसरा बेनिफिट क्या आता है, समावेशी कवरेज भी कह सकते हैं, या समावेशी कवरेज को क्या कहते हैं, कवर करना यानी ढकना। समावेशी, समग्र वर्ड नहीं आ रहा है, आपको यदि आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उसका प्रयोग कर लूंगा। तो ये क्या होता है कि इसमें सभी किसानों को लाभ है। भूमि जोत के आधार पर निर्धारित की गई है, मतलब कितनी कृषि है ना, उसके आधार पर किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट हो रहा है किसानों का। ठीक, दो बेनिफिट हमें दिखाई देगा। तीसरा बेनिफिट है डिजिटल चेंज के रूप में। क्योंकि ये जो स्कीम है, इसके लिए आप मोबाइल के एप्लीकेशन के द्वारा या सुविधा केंद्रों के माध्यम से जा करके आप आधुनिकीकरण को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कृषि क्षेत्र में हम डिजिटलाइजेशन लेकर आ रहे हैं। इससे सुविधा भी तो बढ़ रही है, जैसे आधुनिकीकरण के संबंध, ऑनलाइन पंजीकरण करने से दूसरे किसी व्यक्ति के पास जाना, दलालों की तलाश करना, उन्हें फिर सुविधा शुल्क देना, उन सब से बच जाते हैं। लाभ है कि भाई किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार है। सुधार कैसे, 6,000 रुपये उसके पास आ गए, कैश रूप में आ गए, तो इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, यानी जो धन है वो उसके पास है, उसे खर्च कर सकता है, वो कृषि संबंधी गतिविधियों को पूरा कर सकता है, अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है ना। तो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। नेक्स्ट, अगला लाभ क्या दिखाई देता है, अगला है कि कृषि क्षेत्र में सुधार। आखिर ये पैसा दिया इसलिए जा रहा है कि वे लोग जो पैसों की कमी की वजह से अपने खेतों में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मान लो किसी की कृषि योग्य भूमि ऐसी है जिसमें ढाल एक जैसा समतल नहीं है, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, तो वो उस पैसे से धीरे धीरे उसको एक साथ करवा सकते हैं ना। तो इस अतिरिक्त धनराशि का उपयोग बेहतर बीज के रूप में, उर्वरकों के रूप में, या छोटे मोटे कृषि उपकरणों की खरीद में कर सकते हैं, जिससे फायदा डायरेक्ट उनकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ेगा। प्लस आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। 6,000 रुपये उनको सरकार दे रही है, और अगर यही 6,000 रुपये वो या तो किसी से कर्ज लेते तो ब्याज देना पड़ता, तो ये कहीं ना कहीं उनको सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनाने में सहायता तो दे रहा है। फिर आता है समग्र प्रभाव। अगर हम देखें ये सारे बेनिफिट लेके, तो ओवरऑल यहाँ न सिर्फ किसानों के जीवन में इससे सुधार होता है, बल्कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे आते हैं, अतिरिक्त पैसे आते हैं, तो वो पैसों का क्या करेगा, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने जाएगा। बाजार में जो सामान खरीदने जाएगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी ना। तो ये कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को कैसा करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाता है। यानी जो ऊपर के पॉइंट थे उनको आपने समग्र करके एक साथ लिख दिया। अन्य लाभ भी आप बता सकते हो कि इसके अलावा और क्या लाभ होते हैं। तो सामाजिक आर्थिक विकास होता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। किसानों को एक प्रकार से खाद्यान्न के क्षेत्र में सुरक्षा मिल जाती है, आय बढ़ गई है, देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान हमें देखने को मिलता है। तो इतने पॉइंट सफिशियंट हैं, आप इतने लिख लो। इसमें से दो चार छूट भी जाते हैं तो भी आपको अच्छी मार्किंग होगी, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये तो रहे बेनिफिट। अब यदि प्रश्न में आ गया कि पीएम किसान निधि जो है उसके सामने चुनौतियां क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, तो थोड़ा बहुत चुनौतियों पर भी बात कर लेते हैं। चुनौतियां तो है ना, हम आप देखते हैं आप में से ही कई सारे लोग किसान परिवार से संबंधित होंगे जिन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है, या आपके परिचितों में कई सारे लोग होंगे जिन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे भी होंगे जो इसके योग्य नहीं है फिर भी फायदा ले रहे हैं। ठीक, तो एक पहला है अपर्याप्त वित्तीय सहायता। पैसा कितना दे रहे हो आप, 2,000 के 3 इंस्टॉलमेंट में एक साल में 6,000 रुपए दे रहे हो। ये 6,000 रुपए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि कोई किसान इससे आमूल चूल परिवर्तन कर ले।
है ना। तो किसानों की आवश्यकताएं इतनी अधिक होती हैं कि ये उसके लिए पर्याप्त नहीं होते। महंगाई बढ़ जाती है, डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, किसानों को कृषि कार्य के लिए डीजल चाहिए। ठीक, तो एक यही पॉइंट बन जाता है कि इनसफिशिएंट फाइनेंशियल एड। दूसरा आता है समावेशिता की कमी। एक तो इसका लक्ष्य था ना कि समावेशी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, लेकिन इसका ये कमी भी है कि इसका लाभ मुख्य रूप से उन किसानों को मिल रहा है जो पहले से बेहतर स्थिति में है। क्यों, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उन्होंने संसाधन होने की वजह से, जागरूकता होने की वजह से रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्ट्रेशन करा लिया, अपने नाम से भी करा लिया, अपने वाइफ के नाम से भी करा लिया, बच्चों के नाम से भी करा लिया। जैसे किसी किसान के पास मान के चलो 20 बीघा जमीन है, तो वो 20 बीघा परिवार के 3-4 लोगों के नाम से अलग अलग पटवारी के माध्यम से डिवीजन करवा लिया और वो लाभ लेने लगे। तो वे लोग जो भूमिहीन कृषक हैं उनको तो इसका कोई लाभ नहीं मिला। अल्टीमेटली इस यह पैसा उनको मिलेगा जो किसान है, यानी जिनके पास जमीन है लेकिन कम है। और जिसके पास जमीन ही नहीं है तो उसको कैसे लाभ मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए समावेशिता की इसमें कमी हमें दिखाई देती है। अगला आता है कि इस योजना के क्रियान्वयन में, एग्जीक्यूशन में भी परेशानियां हैं। लाभार्थियों की पहचान करना, उसका कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। पैसा जो मिल रहा है उसका दुरुपयोग भी होता है। डेटाबेस जो है अपडेट नहीं किया जा रहा है। कई सारे लोग जो जिनके नाम हटना चाहिए वो नहीं हट पा रहे हैं। नए लोगों के नाम ऐड होना चाहिए, जैसे इसमें था ना कि हर साल इसका सत्यापन किया जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता है। इतने बड़े देश में सभी का सत्यापन एनुअली हो पाए, पॉसिबल ही नहीं। फिर इसमें कुछ संरचनात्मक कमियां हमें देखने को मिलती हैं, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हैं कि ये योजना जो आप पैसा दे रहे हो ये तो शॉर्ट टर्म हेल्प है, यानी भारतीय किसानों के समक्ष दीर्घकालिक समस्याएं हैं। दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान इस नाम मात्र की राशि से पूरा नहीं कर सकते, है ना। तो ये संरचनात्मक कमियां हैं। अब जैसे किसी की बंजर जमीन है या किसी की जमीन पर सिंचाई सुविधा नहीं है, तो उस 6,000 रुपए से उस बंजर जमीन को फर्टाइल नहीं बना सकता और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा सकता, क्योंकि ना तो 6,000 में ट्यूबवेल लगेगा, ना 6,000 में नहर आएगी। तो ये संरचनात्मक डिफेक्ट है। प्लस इस योजना का क्या होता है, दूसरे क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है ना। क्योंकि इस योजना के कारण कृषि बाजारों, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण ढांचों में निवेश कम हो जाता है। इस पॉइंट को ऐसे समझो कि बजट का एक बड़ा अमाउंट इस स्कीम के तहत खर्च कर दिया, तो अब बजट का वो हिस्सा जो नहरें बनाने में या और कृषि संबंधित विकास कार्यों में जाना था, आखिर उसकी तो कमी हो गई ना। पैसा एक व्यक्ति के हिस्से का निकाल कर दूसरे को दे रहे हो, तो वो पैसा थोड़ी बढ़ जाता है कि रातों रात इतना बढ़ गया होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम चलाई, अच्छी स्कीम है, लेकिन इस स्कीम की वजह से हर महीने के अंत में, बल्कि 3-4 महीने के अंतराल पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी और अन्य भुगतान में समस्याएं आती हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं है। बार बार मध्य प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है इस संबंध में। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ओके, अब आपने समस्याएं बता दी, तो सॉल्यूशन भी बताओ भाई इसका समाधान क्या है। तो समाधान है कि जैसे कहा ना कि इसके अंतर्गत पैसा कम दिया जाता है, तो पैसा बढ़ाओ, यानी इसमें धनराशि में वृद्धि की जाना चाहिए। इन समस्याओं का समाधान तो इसी तरीके से लिखेंगे। समावेशिता नहीं हो पा रही है, तो दूसरा समाधान क्या है, समावेशिता बढ़ाओ, यानी उन लोगों को भी इस योजना के अंतर्गत लेके आओ जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। जो भूमिहीन किसान हैं, कृषक हैं, मजदूर हैं, उन तक भी इस योजना का दायरा जो है बढ़ाने की आवश्यकता है। क्रियान्वयन ठीक से नहीं कर रहे हो तो क्रियान्वयन में सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, जवाबदेही तय करो और शॉर्ट टर्म की जगह दीर्घकालिक समाधानों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। तो दूसरे जो सेक्टर है उनके साथ समाधान, इन चुनौतियों के समाधान तो ये हो जाते हैं। क्लियर है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि पीएम किसान सम्मान निधि को कल्याणकारी बनाने के लिए, या पीएम किसान सम्मान निधि ये किसान कल्याणकारी योजना है, इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप सुझाव दीजिए, तो आप देंगे, यानी ये आपका पॉइंट हो गया, आप अपने मौलिक सुझाव देंगे, बड़ी अच्छी बात है। तो अपने कुछ मौलिक सुझाव भी जोड़ देना। साथ ही साथ में मैं आपके सामने कुछ सुझाव बता रहा हूँ, उनको भी आप हेल्प के रूप में ले सकते हो। आगे बढ़े उसके पहले
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, 70% व्यूअर जो हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो रिक्वेस्ट है कर लें, बाकी लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं ना। तो पहला इसमें सुझाव क्या है कि बैंकों के द्वारा इसमें सक्रिय भूमिका निभाई जाना चाहिए। बैंक देश में सभी जगह मिलते हैं, उनकी शाखाएं हर जगह खुली हुई है। तो बैंक इसमें कैसे सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं कि ऋण वितरण में वो सहयोग करें। सरकार तो अपनी तरफ से 6,000 रुपए दे रही है, लेकिन 6,000 के अलावा भी तो किसान को जरूरत है ना पैसे की। तो सस्ती दरों पर या बिना ब्याज के अगर बैंक किसानों को ऋण देती है तो उससे किसान स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सकता है, जिससे उसकी स्थिति में सुधार आएगा। ठीक, बैंक क्या कर सकते हैं, बैंक जागरूकता अभियान चला सकते हैं। इस पीएम किसान योजना या पीएम किसान सम्मान निधि, अभी बहुत सारे किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो बैंक इस योजना का प्रचार प्रसार करें। तो ये बैंकों को करने की जरूरत है। अब बात आती है कि यह योजना ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा रहे, जैसे अभी भी आधार, केवाईसी, ये सब चीज़ें होती है ना, तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है और मजबूत, जमीन के जो रिकॉर्ड हैं, लैंड रिकॉर्ड जो हैं, उनका डिजिटलाइजेशन किया जाना चाहिए, हो रहा है, इसमें गति लेकर आए। और पूरा का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड अगर तैयार हो जाता है, तो डिजिटल रिकॉर्ड अगर सही है तो सरकार अपनी तरफ से ही वहां पर नाम सिलेक्ट कर सकती है कि इतनी भूमि इस व्यक्ति के पास है, ये इसका पात्र है। या कोई एप्लीकेशन ऐसी आती है जो फर्जी है, जिसके पास जमीन ज्यादा है लेकिन वह इस योजना का लाभ लेता है, तो वो इस डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से तुरंत एक क्लिक पे हटा सकती है ना। तो डेटाबेस जितना अच्छा होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो ये किए जाने की आवश्यकता है। और ये कैसे होगा, आईटी का उपयोग करने पर। और आईटी का उपयोग से मतलब क्या है, रूरल एरियाज में इसका आपको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करना होगा। रूरल एरियाज में जा करके किसान सुविधा केंद्र खोजने पड़ेंगे, वहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति को, जैसे पटवारी को भी आजकल लैपटॉप दिए जा रहे हैं, तो ऐसे ही और इसी तरीके के कुछ कार्य किए जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फिर आता है कुशल लक्ष्य निर्धारण और भूमि अभिलेख। तो यहाँ जो लाभार्थी हैं, तो इसके लिए आप सटीक लक्ष्य बनाओ, यानी किसानों की पहचान जो आप कर रहे हैं, जैसे जनरली पटवारी के द्वारा अपडेट होता है, तो पटवारी या तो अपने पहचान वालों का, जिनके साथ उसका संबंध अच्छा है उनका, या जो पैसे दे देते हैं उनका तो वेरिफिकेशन कर देता है, बाकी के साथ नहीं करता है। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, सटीकता हो, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, भूमि रिकॉर्ड जो है उनमें आवश्यकता अनुसार सुधार किया जाए। अगर विवाद चलते हैं, जैसे जमीन में विवाद भी होते हैं ना, जॉइंट फैमिली था, उसके बाद उसमें बंटवारा नहीं हुआ, किन्हीं कारणों से वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो वो जितना शीघ्र सुलझाया जाए, लाभार्थी को जितनी जल्दी से लाभ मिलेगा उतना अच्छा है। इसके साथ साथ क्या कि एक तो स्थिरता के साथ संरचनात्मक सुधार, ये जो पैसा मिल रहा है, 6,000 रुपए तो मिल ही रहा है, इसके साथ यदि किसानों को ऋण भी मिल जाता है तो वो स्ट्रक्चरल चेंज कर सकते हैं। यानी अभी सिर्फ बीज खरीदने के या उर्वरक खरीदने के पैसे मिल गए, लेकिन उसमें वो सिंचाई की सुविधा करने के लिए पैसे नहीं है, खेत को समतल करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, किसी बड़ी मशीन को उसमें चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो उसमें धीरे धीरे ये करने की भी आवश्यकता है। यानी कृषि का जो बुनियादी ढांचा है उसमें निवेश करो, सिंचाई की सुविधा दो, सड़क से कनेक्टिविटी दो, मशीनों का प्रयोग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, तो इसके लाभ जो हैं वो और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपके सुझाव हैं, आपको ये सुझाव पसंद नहीं आते हैं, आपके पास मुझसे बेहतर सजेशंस हैं, आप उनका उपयोग करो। इसी तरीके से कुछ अन्य सुझाव, किसानों को प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग दी जाए। परंपरागत रूप से एक ही प्रकार की कृषि कर रहे हैं, जो कि उन्हें लाभ नहीं दे पा रही है, उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं ला पा रही है, तो उन्हें परिवर्तन लाएं, इसके लिए जानकारी दी जाए कि आप अपने खेतों में इस फसल का उपयोग करें या बागवानी की ओर शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए जब तक उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाए। किसानों को उनके उत्पाद शीघ्र मंडी में पहुंचे, मार्केट में पहुंचे, और उनके उत्पाद की उन्हें वाजिब कीमत मिले, लाभदायी कीमत मिले।
ठीक, इसकी व्यवस्था की जाना चाहिए। और किसान है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, तो एक वर्ग जो है महिला किसानों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सुझाव आप दे सकते हो। तो पीएम किसान सम्मान निधि क्या थी, कब स्टार्ट हुई थी, इसके उद्देश्य क्या थे, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसके सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं और इसके लिए सुझाव क्या हैं, वो आप सब लिख देते हो। अब प्रश्न ये किसी भी रूप में आ जाए, मुझे लगता है कि उसका आप आंसर देने में सक्षम हो। लास्ट में निष्कर्ष बचता है, फुल प्रश्न आता है तो एक अच्छा सा निष्कर्ष बना के लिख देना चाहिए। निष्कर्ष कोशिश करो आप लोग, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको बताते हुए और भविष्य के लिए एक मैसेज छोड़ करके काम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना। इसके आगे का जो टॉपिक है ये हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो लाइक शेयर, और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। थैंक यू।